दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक कहानी। प्रतीक में कौन सा बदलाव देख हैरान थी श्रेया। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना और सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सुबह से ही अनिल जी ने पूरे घर को सिर पर उठा रखा था। अभी घर की पूरी सफाई नहीं हुई, फूलदान में ताजे फूल नहीं सजाए गए, मेहमानों के नाश्ते खाने की पूरी व्यवस्था नहीं हुई। कब होगा सब, कहते हुए ये जुझलाए फिर रहे थे। अनिल जी की बेटी श्रेया को इतने बड़े खानदान के लोग देखने आ रहे थे। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहन कॉलेज में लेक्चर और पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन। अनिल जी सोच रहे थे कि यहाँ रिश्ता हो ही जाना चाहिए। अनिल जी आर्थिक रूप से संपन्न थे, सरकारी विभाग में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। शहर में निजी फ्लैट और 2 दुकानें भी थे। पत्नी अध्यापिका थी। बेटा श्रेयांश इंटरमीडिएट के बाद मेडिकल की तैयारी कर रहा था और श्रेया का बैंक में जॉइन हो गया था। फिर भी लड़के के पिता विष्णुकांत के सामने उनकी हैसियत कम थी। विष्णुकांत के पास 2 फैक्ट्रियां, 1 प्रेस और 1 फार्म हाउस था, जिससे उन्हें लाखों की आमदनी थी। इसी कारण से उनके स्वागत सत्कार को लेकर अनिल जी काफ़ी गंभीर थे। दोपहर 1 बजे कार का हॉर्न सुनाई दिया तो अनिल जी तुरंत पत्नी के साथ अगवानी के लिए बाहर भागे। थोड़ी ही देर में ड्राइंग रूम में विष्णुकांत अपनी पत्नी और बेटी के साथ पधारे, परंतु श्रेया जैसे देखना चाहती थी वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी जोर जोर से हंसता, कान पर स्मार्टफोन लगाए एक स्टाइलिश युवक अंदर आया। लंबे बाल, बाहों पर टैटू, स्लीवलेस टी शर्ट और महंगी जीन्स पहने वह युवक अंदर आते ही अनिल जी व उनकी पत्नी को हेलो कहकर सोफे पर बैठ गया। श्रेया, माँ ने आवाज़ दी तो श्रेया नाश्ते की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची। बैठो बेटी, कहकर विष्णुकांत की पत्नी ने उसे अपने पास ही बैठा लिया। उन्होंने परिचय कराया। प्रतीक, इससे मिलो, यह है श्रेया। ओहो, तो प्रतीक है इसका नाम। सोते हुए श्रेया ने उस पर एक उड़ती नजर डालकर बस हाय कह दिया। खुशनुमा माहौल में चाय, नाश्ते और लंच का दौर चला। सबकी बातचीत होती रही, लेकिन प्रतीक तो जैसे वहाँ होकर भी नहीं था। वह लगातार अपने स्मार्टफोन पर ही व्यस्त था। अच्छा अनिल जी, अब हम चलते हैं। मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। अब प्रतीक और श्रेया एक दूसरे से 2-4 बार मिले और एक दूसरे को समझे, तभी बात आगे बढ़ाई जाए, कहकर विष्णुकांत जी सपरिवार रवाना हो गए। ऐसा लड़का ठीक किया है आपने मेरे लिए, कितना बिगड़ा हुआ लग रहा था। अनिल जी श्रेया को समझाते हुए बोले, ऐसा नहीं है बेटा, किसी की सूरत से उसकी सीरत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उससे 2-4 बार मिलोगी तो उसे समझने लगोगी। इसके 3 दिन बाद श्रेया सुबह बैंक जा रही थी। देर होने के कारण वह स्कूटी काफ़ी तेज गति से चला रही थी कि तभी सड़क पर अचानक सामने आ गए एक कुत्ते को बचाने के चक्कर में उसकी स्कूटी सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग से जा टकराई। स्कूटी एक और लुढ़क गई और श्रेया उड़कर दूसरी ओर सड़क पर गिरी। श्रेया को ज़्यादा चोट नहीं लगी, पर बुजुर्ग को काफ़ी चोट आई। उनका सिर फट गया था और वे बेहोश पड़े थे। श्रेया का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि क्या करे। तभी प्रतीक वहाँ से गाड़ी से गुजर रहा था। उसने यह दृश्य देखा तो वह फौरन अपनी गाड़ी से उतरकर श्रेया के पास आकर बोला, अरे ओके। फिर वह उन बुजुर्ग की और लपका, अरे ये तो बहुत बुरी तरह घायल है। सुनसान सड़क पर मदद के लिए कोई नहीं था। अपनी चोटों की परवाह न करते हुए श्रेया उठी और घायल बुजुर्ग को गाड़ी में डालने में प्रतीक की मदद करने लगी।
आइए आप भी बैठिए, आपको भी इलाज की ज़रूरत है। मैं अपने मैकेनिक को फ़ोन कर देता हूँ, वह आपकी स्कूटी ले आएगा। श्रेया को भी गाड़ी में बैठाकर प्रतीक बड़ी तेज़ी से नज़दीक के जीवन ज्योति हॉस्पिटल पहुँचा। डॉक्टर अंकल, एक एक्सीडेंट का केस है, घायल काफ़ी सीरियस है, आप प्लीज़ देख लीजिए। डोंट वरी प्रतीक बेटा, मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब ने तुरंत घायल का उपचार शुरू कर दिया। एक जूनियर डॉक्टर श्रेया के जख्मों की मरहम पट्टी करने लगी। प्रतीक जाकर कैंटीन से 2 कप चाय ले आया। चाय पीकर श्रेया ने राहत महसूस की। हेलो पापा, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, पर आप चिंता ना करें, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, पर एक बुजुर्ग को काफ़ी चोट आई है। आप जल्दी से आ जाइए, हम यहाँ जीवन ज्योति हॉस्पिटल में हैं। श्रेया ने पापा को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था। अब वह अपने को कुछ ठीक महसूस कर रही थी। थैंक यू वेरी मच, आपने इन वक्त पर आकर जो मदद की है उसके लिए तो धन्यवाद भी काफ़ी छोटा महसूस होता है। मैं आपका यह एहसास ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। मैंने डॉक्टर अंकल को कह दिया है कि वे पुलिस को इन्फॉर्म ना करें। हॉस्पिटल में सब मुझे जानते हैं, मेरे पिता इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी है। तभी अनिल जी भी पत्नी सहित वहां पहुंच गए। श्रेया ने उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी तो वे बोले, प्रतीक बेटा, यदि आप वहां न होते तो बहुत मुसीबत हो जाती। थैंक यू वेरी मच। अनिल जी डॉक्टर से बोले, इन बुजुर्ग के इलाज का पूरा खर्च मैं दूंगा। प्लीज़ इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि पुलिस से शिकायत ना करें। डोंट वरी अनिल जी, विष्णुकांत जी इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले। अगली शाम श्रेया कुछ फल फूल लेकर बुजुर्ग से मिलने हॉस्पिटल पहुंची। उसने उनसे माफ़ी मांगी। उसकी आंखें भर आई थी। नहीं बेटी, तुम्हारी गलती नहीं थी। मैंने देखा था कि तुम कुत्ते को बचाने के चक्कर में स्कूटी पर से नियंत्रण खो बैठी थी, तभी यह एक्सीडेंट हुआ, और फिर तुम्हें भी तो चोट लगी थी। अरे अरे श्रेया जी, रोइए मत, सब ठीक है। तभी अंदर आता हुआ प्रतीक बोला, आइए कैंटीन में कॉफ़ी पीते हैं, यू विल फील बेटर। दोनों कैंटीन में जा बैठे। कॉफ़ी पीने और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद श्रेया घर वापस आ गई। फिर तो मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। एक दिन जब श्रेया और प्रतीक रेस्टोरेंट में बैठे थे कि तभी प्रतीक का एक दोस्त भी वहां आ गया। वे दोनों किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने लगे। श्रेया के पूछने पर प्रतीक ने बताया कि वह और उसके 3 दोस्त हर रविवार को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुफ्त पढ़ाते हैं, जहां होनहार गरीब छात्रों को इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाती है। यही नहीं, वे लोग उन छात्रों की आर्थिक सहायता भी करते हैं। श्रेया यह सुनकर अवाक रह गई। उस दिन घर पहुंचकर प्रतीक के बारे में ही सोचती रही। सुबह काफ़ी शोरगुल सुनकर उनकी आंख खुली तो बाहर का नज़ारा देखकर उसकी जान ही निकल गई। उसने देखा कि पापा को खून की उल्टी हो रही है और मम्मी रो रही है। श्रेयांश किसी तरह पापा को संभाल रहा था। किसी तरह तीनों मिलकर अनिल जी को अस्पताल ले गए। जीवन ज्योति हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर उन्हें देखते ही पहचान गए। तुरंत उनका उपचार शुरू हो गया। श्रेया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पापा को अचानक क्या हो गया है। उसने प्रतीक को भी फ़ोन कर दिया था। आधे घंटे में प्रतीक भी वहां पहुंच गया। डॉक्टरों ने अनिल जी का ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया था और शाम तक रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर का चेहरा उतर गया। प्रतीक को कुछ शक हुआ तो वह
वार्ड में अलग ले जाकर डॉक्टर साहब से रिपोर्ट के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर साहब ने अनिल जी की ओर देखा और उन्हें सोता समझकर धीरे से बोले, अनिल जी को ब्लड कैंसर है, वह भी लास्ट स्टेज पर। अब कोई इलाज काम नहीं कर सकता। प्रतीक को बड़ा धक्का लगा। उसने पूछा, फिर भी अंकल क्या चांसेस है? कितना समय है अंकल के पास? बस महीना या 15 दिन, वे बोले। तभी आहट सुनकर दोनों ने पलट कर देखा। अनिल जी फटी आंखों से उनकी ओर देख रहे थे। दोनों समझ गए कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया है। अनिल जी की आंखों से आंसू बह निकले। ओहो, यह क्या हो गया? अभी तो मेरे बच्चे ठीक से बड़े भी नहीं हुए। अभी तो मैं श्रेया को डोली में बिठाने का सपना देख रहा था। अब क्या होगा? तभी विष्णुकांत जी भी पत्नी सहित वहां आ पहुँचे। अनिल जी, आप पहले ठीक हो जाइए, शादी वादी की बात बाद में देखेंगे। वे बोले, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। प्रतीक और श्रेया एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनकी शादी जल्दी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूँगा। कैसी बातें करते हैं आप? शादी की तैयारियों के लिए समय चाहिए। आखिर हमारी कोई इज्जत है समाज में। विष्णुकांत जी रुखाई से बोले, नहीं पापा, मुझे धूमधाम वाली शादी नहीं चाहिए। इतने खराब हालात में इज्जत की चिंता कौन करे? अंकल, आप चिंता न करें, यह शादी आज ही और यही अस्पताल में होगी। श्रेया का हाथ पकड़कर अंदर आता प्रतीक तेज स्वर में बोला। श्रेया हैरानी से प्रतीक का मुंह देख रही थी कि तभी वार्ड बॉय के मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। दिल को देखो, चेहरा न देखो, दिल सच्चा और चेहरा झूठ। श्रेया के होंठों पर फीकी मुस्कान दौड़ गई। पापा सच ही कह रहे थे कि किसी की सूरत से उसकी सीरत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। देखने में मॉडर्न प्रतीक इतना संवेदनशील इंसान है। प्रतीक के तेवर देखकर विष्णुकांत जी भी नरम पड़ गए। पूरे अस्पताल को फूलों से सजाया गया। वार्ड में ही प्रतीक और श्रेया की शादी हुई। अस्पताल का हर कर्मचारी और मरीज इस अनोखी शादी में शामिल होकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।